और ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर के साथ, और वो खबर जिस पर अगले आने वाले कई दिनों तक हंगामा होने वाला है। वो खबर है मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और बवाल बरसने वाला है। आज उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी दलों को बुलाया गया कि एक मेज पर बैठें, बातचीत करें और जिससे संसद में हंगामा ना हो। बस एनसीपी है आपके साथ आ गया सर। अरे भाई, दूसरी तरफ अंदर बैठक हुई तो बैठक में हंगामा शुरू हो गया, बॉयकॉट हो गया, सांसद उठकर बाहर चले गए। ये मीटिंग के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सभी दलों को बुलाया गया था जिससे संसद सुचारू रूप से चल सके, लेकिन सांसद क्या हंगामे के मूड में। दूसरी तरफ एक और बैठे बैठाए हथियार मिल गया है। सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, उनकी सेहत बिगड़ रही थी। यह भी एक मुद्दा संसद में हो सकता है गर्म। तो एक तरफ संसद में सांसदों ने तैयारी की है, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का मुद्दा। ये गुवाहाटी से तस्वीरें आ रही हैं, गुवाहाटी में प्रदर्शन हो रहा है सोनम वांगचुक को उठाए जाने के खिलाफ। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से तस्वीर आई जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी सोनम वांगचुक के लिए प्रदर्शन कर रही थी। यानी ये सियासी दल तैयारी कर रहे हैं लोकसभा में भी इसी तरह के हंगामे की। संविधान दिलाओ। भारत माता की, भारत माता की। शिवसेना। भारत माता की, भारत माता की। संविधान दिलाओ। भारत माता की। न सिर्फ महाराष्ट्र, आपको लिए चलता हूं छत्तीसगढ़ के रायपुर में देखिए, वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा था। अब देखिए इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां साथ आकर खड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रोटेस्ट कर रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे मेरी सरकार ध्यान दो, ध्यान दो। सोनम सर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए हैदराबाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है इस प्रदर्शन के पीछे विपक्षी दल है। अगर संसद सत्र अच्छा से चलेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, अगर हंगामा करेगा तो फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बिल के बाद पढ़ के बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो। ये सारे के सारे बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करके देश के अंदर संवैधानिक तानाशाही लाने के षड्यंत्र हैं। संख्या बल उनकी कम हो गई तो शोर भी कम होना चाहिए। अभी हम 50 ला रहे हैं, अरे भैया वो पहले लागू करो ना। संसद में काम होगा या फिर संग्राम होगा। दिल्ली को मानसून की बारिश का भले इंतजार है,
लेकिन मॉनसून सत्र में सवाल और बवाल की बारिश होगी, यह जरूर तय हो गया है। सर्वदलीय बैठक में भी जब हंगामा और वॉकआउट हो गया तो संसद में किस तरह बहस गरमाएगी और फिर महाभारत छिड़ जाएगी, इसके अभी से आसार नजर आने लगे हैं। ऊपर से सोनम वांगचुक की हड़ताल और संसद मार्च के ऐलान से घमासान और बढ़ गया है। अब देखिए हंगामा आज सर्वदलीय बैठक में कैसे शुरू हो गया। ममता बनर्जी के जो बागी हैं उन बागियों को भी बुला लिया गया था। जो बागी ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर नई नवेली पार्टी एनसीपीआई में जुड़ गए हैं वो भी आज सर्वदलीय बैठक में थे। ये नेता यानी ममता के बागी कल संसद में भी होंगे लेकिन एनडीए खेमे की तरफ होंगे। आप देख रहे हैं काकोली घोष भी आपको नजर आ रही है। तो सोचिए कल संसद जरा अलग तरह से उसकी शक्लो सूरत दिखेगी। क्या होने वाला है कल, सवाल ये। मॉनसून सत्र में भारी हंगामे और बवाल की आहट दिखाई देने लगी। सत्र से पहले संसद भवन में उस सर्वदलीय बैठक में ही हंगामा हुआ। मीटिंग में ममता के बागियों को देखते ही विपक्षी सांसद भड़क उठे। विपक्ष ने कहा टीएमसी के बागी 20 सांसदों को मीटिंग में क्यों बुलाया गया है, जबकि स्पीकर ने बागी सांसदों के नई पार्टी में विलय को अभी मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट में भी केस चल रहा है, फिर ये किस हैसियत से सर्वदलीय मीटिंग में आए। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन ने विरोध में वॉकआउट कर दिया वहां से। थोड़ी देर के विरोध के बाद विपक्षी सांसद सर्वदलीय मीटिंग में फिर से शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 40 पार्टियों के नेताओं ने 3 घंटे तक मीटिंग की। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने कहा मीटिंग में सभी दलों से अच्छी चर्चा हुई, सदन बिना रुकावट चले। ये सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। 20 बागी सांसदों को बैठक में बुलाने पर कहा लोकसभा सभी सांसदों की है, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सबसे बातचीत करें और सहमति बनाएं। इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने बागियों के अलग बैठने को मंजूरी दे दी है, यानी ममता के बागी अब सदन में ही अलग बैठेंगे। 20 बागी सांसद अब एनसीपीआई पार्टी के तौर पर सदन में बैठेंगे। तो उद्धव गुट से अलग हुए 6 सांसद अब शिंदे गुट के साथ बैठेंगे और डीएमके के 22 सांसद अब इनसे अलग होकर बैठेंगे विपक्ष से, यानी स्टालिन के सांसद इंडिया गठबंधन के साथ अब नहीं होंगे। ये बड़ा झटका है विपक्ष के लिए। सुनिए जरा, कल पार्लियामेंट शुरू होने से पहले सांसद है उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरिएट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। देश को एक नए एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत, जो ये अवसरवाद से प्रेरित सियासत है आया राम गया राम की, उसको पूरी तरह से बंद करे कि लोग किसी को संसद में चुन के भेज रहे हैं या विधानसभा में चुन के भेज रहे हैं और वहां जाने के बाद उस सदन का स्वरूप ही बदल जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र के लिए और कोई बात नहीं हो सकती। तो जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो। आज एनडीए में एनसीपीआई का पोजीशन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन एनडीए। इट इज सीनियर देन चंद्रबाबू नायडू देन नीतीश कुमार। हम लोग तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को चिट्ठी मिलने के बाद हम लोग आए, अच्छा से नाम लिखा था। इसका विरोध नहीं करेगी अगर अपोजिशन, तो फिर ये तो सबके साथ होता ही रहेगा। और अब कानून का कोई महत्व ही नहीं है। जब स्पीकर ने मान्यता दी ही नहीं है तो फिर किस आधार पे उनको ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया गया? अगर किसी दल का 2/3 मेंबर्स अगर किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो दल बदल वाला कानून वो लागू नहीं होता। तो अगर टीएमसी को लगता है कि जो घटना घटी है वो इलीगल है तो दे कैन मूव टू कोर्ट। They have the options. Why they are not moving towards court? अब आपके दिमाग में भी सवाल होगा कि आखिर संसद सत्र से पहले एक तनाव क्यों है? आखिर क्या होने वाला है? किस बात पर इतना हंगामा है? ऐसा क्या करने वाली है सरकार? तो कई बिल आने वाले हैं दरअसल। अब देखिए कौन कौन से। वंदे मातरम बिल, संसद में पहले ही दिन गृह मंत्री वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। इसका नाम है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक। वंदे मातरम को जनगण मन की तरह ही सम्मान देना होगा। सरकारी और शिक्षा संस्थाओं में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वंदे मातरम का अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।
विपक्ष इस बिल का विरोध करता है फिर हंगामा कर सकता है। अगला है महिला आरक्षण विधेयक। 2023 में संसद से पारित हुआ लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। यह आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। पिछले बजट सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रस्ताव था, लेकिन 54 वोटों के अंतर से यह विधेयक लोकसभा में गिर गया था। इस बार सरकार नई रणनीति के साथ फिर विधेयक ला सकती है। एक और विधेयक, परिसीमन विधेयक। परिसीमन विधेयक सत्र का सबसे विस्फोटक मुद्दा हो सकता है। इसमें आबादी के हिसाब से लोकसभा राज्यसभा की नई सीटें होंगी। 2026 की जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होनी है। दक्षिण भारत के कई राज्यों और विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। पिछले सत्र में महिला विधेयक गिरा तो यह बिल वापस लेना पड़ा, लेकिन अब डीएमके जैसी पार्टियां सरकार का साथ दे सकती हैं। एक और विधेयक, एक देश एक चुनाव। लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साथ चुनाव से देश में करोड़ों रुपए बचेंगे, लेकिन इसके लिए संविधान में कई संशोधन करने पड़ेंगे और इसके लिए हर हाल में 2/3 बहुमत सरकार के पास होना चाहिए। लेकिन अगर बाकी बिल पेश हो गए तो इसे भी रखा जा सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। अभी तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, उस पे बिल ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं? अभी पता नहीं ना, आना बिल तो आने दो, बिल आने के बाद पढ़ के बोलेंगे। बिना देखे कैसे मैं कुछ कहूँ? बिल ही नहीं आया है, प्रस्ताव ही नहीं है, तो बिना प्रस्ताव के कैसे बात कर सकते? सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो। और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया। महिलाओं का बिल जो था ऑलरेडी 35% वाला 2023 में बिल पारित हो चुका है, घटना दुरुस्ती हो चुकी है। फिर 2024 के इलेक्शन में उसको लाना था, लेकिन मोदी सरकार महिलाओं के विरोध में है, ये स्पष्ट हो चुका है। अभी हम 50 ला रहे हैं। अरे भैया वो पहले लागू करो ना, हम 50 के लिए भी विरोध में नहीं है। मॉनसून सत्र है, बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे अहम बिल्स भी लिस्टेड होंगे। हम सभी दलों से यही अपील करेंगे कि वो सदन में कोऑपरेट करें और ये सदन सुचारू ढंग से चले। सदन का समय व्यर्थ ना हो हंगामे में, शोर शराबे में, और जो भी जायज़ मुद्दे हैं उन्हें उठाने के लिए सरकार एक व्यवस्था भी बनाएगी। अब एक सवाल बड़ा ये, क्या सरकार के पास 2/3 बहुमत है? 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत होगा तो बड़े बिल पास होंगे। देखिए क्या है गणित, क्या कहता है संसद के नंबर्स। देखिए लोकसभा की तस्वीर आपके सामने है। लोकसभा में मौजूदा सांसद कितने हैं? 540। इंडिया ब्लॉक के पास कितने हैं? 183, 183। एनडीए के पास हैं 318। ये जो 318 हैं, ये जितने दलों के सांसद टूट के आए हैं उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है, तब ये 318 है। यानी ममता वाले सांसद भी एनसीपीआई के जुड़ जाए। डीएमके के 22 हैं। डीएमके का रुख क्या होगा ये बड़ी बात है। और अन्य के हैं 17। 2/3 के लिए कितने चाहिए? 360। 360 चाहिए 540 में से 2/3 के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए का आंकड़ा था 292। पिछले महीने टीएमसी के 20 सांसद एनसीपीआई से जुड़े, तो एनडीए में अगर इसे जोड़ें तो 312 हो जाता है। उद्धव के 6 सांसद शिंदे गुट से जुड़ गए तो एनडीए का आंकड़ा 318 तक पहुंच जाता है। अभी 3 लोकसभा सीट खाली हैं। वोटिंग के वक्त 540 सांसद हो सकते हैं और इस हिसाब से 2/3 के लिए 360 के आंकड़े से एनडीए अभी भी 42 वोट पीछे है। अगर डीएमके के सोचिए ये 22 सांसद मिल जाए, समर्थन दे दें, तब भी बीजेपी को 20 सांसदों की और जरूरत पड़ेगी। अब जरा राज्यसभा की तस्वीर देखिए। राज्यसभा में मौजूदा सांसद है 245, इंडिया ब्लॉक में 64 और एनडीए के पास है 152। दूसरी तरफ डीएमके के 8 हैं और अन्य के हैं 20। 245 में से 163 चाहिए 2/3 बहुमत के लिए। अप्रैल में पंजाब से आपके 10 में से 7 सांसद बीजेपी में आ गए, वो भी जुड़ गए। जून में राज्यसभा चुनाव हुए जिसके बाद एनडीए के पास 149 सांसद। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने 9 जुलाई को बीजेपी ज्वाइन कर ली और 7 जुलाई को वो तीनों निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिए गए। इससे राज्यसभा में एनडीए का नंबर हो गया 152। 2/3 के लिए चाहिए 163। यानी
11 एनडीए 11 वोट पीछे है डीएमके के। अगर 8 सांसद आ गए तब भी 3 की जरूरत होगी, तो हो सकता है राज्यसभा के नंबर्स तक बीजेपी पहुंच जाए, लेकिन लोकसभा में 2/3 तक पहुंचना अभी भी चुनौती है। सुनिए सांसद क्या कह रहे हैं। सदन के अंदर हम देखते हैं कि हम जनता, विपक्ष जनता के मुद्दे उठाता है और सरकार जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करता है, नकारता है। इस संदर्भ में इस बार हम होने नहीं देंगे। चाहे डिलिमिटेशन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वोटर लिस्ट हो, सदन की चोरी चल रही है, लोकतंत्र की चोरी चल रही है, संविधान पर आक्रमण जारी है। इस संसद सत्र में जो बिल सरकार लेके आएंगे उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें, अपना मत रखें और पारित करें। क्योंकि आपने देखा होगा अगर संसद सत्र अच्छा से चलेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, अगर हंगामा करेगा तो फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर बाद में सरकार को ये नहीं कहना है कि कम चर्चा करके पारित किया है। मैं कहता हूं कि चाहे डिलिमिटेशन बिल हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन बिल हो, चाहे देश के अंदर 130वां जो संविधान संशोधन प्रस्तावित है, ये सारे के सारे बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करके देश के अंदर संवैधानिक तानाशाही लाने के षड्यंत्र हैं, जिसका हम लोग लगातार विरोध किए और करेंगे। संख्या बल उनकी कम हो गई है तो शोर भी कम होना चाहिए। बिल पर जिस तरह का ड्रामा वो करते थे, उम्मीद है कि वो सच्चाई को स्वीकार करेंगे। जो देश के हित में जो भी बिल सरकार लाएगी, आंख बंद करके उसका विरोध नहीं करेंगे। तो एक तरफ सांसदों ने तैयारी की है तो कल संसद भवन में हल्ला हंगामा हो सकता है, दूसरी तरफ सड़क में भी तैयारी है, यानी सड़क पर भी प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। जो लोग यहाँ नहीं आएंगे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना लें। अब देखिए जरा क्या है तैयारी। विपक्षी दलों ने संसद में सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद मार्च करने वाली। सोनम वांगचुक को अचानक अस्पताल में शिफ्ट करने से समर्थक भड़के। वांगचुक ने 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन होगा ये कहा। अन्याय और डर से आजादी के खिलाफ संसद तक मार्च करेंगे। जंतर मंतर पर अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, यानी बड़ा मार्च करेंगे। लेकिन खबर यह है कि सीजेपी को संसद तक मार्च करने की मंजूरी नहीं मिली। सीजेपी ने दिल्ली पुलिस से संसद मार्च के लिए अनुमति मांगी थी और अब आयोजक आवेदन देंगे तो भी मंजूरी नहीं मिलने वाली है, पुलिस का कहना। संसद सत्र और सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस अनुमति नहीं देगी। जंतर मंतर से संसद भवन की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। ऐसे में जंतर मंतर से संसद मार्ग तक भारी पुलिस बल तैनात रहने वाला है। कनॉट प्लेस से लेकर इंडिया गेट तक सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। दिल्ली में बाहर से आने वालों की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है और पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि संसद तक कोई मार्च ना हो। सीजेपी कार्यकर्ता जबरन मार्च निकालने की कोशिश करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। मतलब सीजेपी के मार्च को लेकर संसद सत्र में बवाल हो सकता है। सुनिए जरा, पुलिस साफ कर चुकी है, हमने कोई इजाजत नहीं दी है। पुलिस क्या कह रही है? कोई ऐसी एप्लीकेशन इस परमिशन रिलेटेड, प्रपोज्ड मार्च रिलेटेड दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है, ना ही कोई भी परमिशन ऐसी दी गई है। ये बताना ज़रूरी है कि पूरी नई दिल्ली ज़िले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू है, जिसके तहत 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, कोई प्रोटेस्ट मार्च, कोई प्रोसेशन और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वो भी परमिशन के साथ। कुछ बीजेपी में जो लोग हैं वो भी इस रवैये से खुश नहीं है। मैं तो बार बार इसलिए कल भी मैं अपील करके आया हूँ कि अनशन तोड़ो, अलग रास्ता अख्तियार करो, क्योंकि अनशन तब काम करता है ना जब सत्ता के अंदर संवेदना थोड़ी भी हो। यहाँ तो 10 ml संवेदना भी नहीं है। पूनम वांगचुक जी, उनकी सेहत, उनकी तबीयत हम सब के लिए बहुत मायने रखती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए।
ऐसे में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके स्वास्थ्य के साथ कतई कोई लापरवाही ना हो और साथ ही में परिवार की भावनाओं का भी पूरी तरीके से सम्मान किया जाएगा। ये छोटी लड़ाई थोड़ी नहीं है। राहुल गांधी जी पूरा का पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ रहा है और सोनम वांगचुक जी आज एक मुद्दों पर आए हैं और उसके डेमोक्रेसी पर आज जो सवाल उन्होंने किया वो सही है। जो लोग लड़ेंगे सबका सहयोग राहुल गांधी जी करेंगे और राहुल गांधी जी सबको साथ लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं बल्कि हर उस गार्जियन की जो अपने बच्चों के अंदर एक अपने देश की भविष्य, अपने परिवार की भविष्य और अपने बच्चों के लिए दिनों रात मेहनत करके उनके शिक्षा के लिए या अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हर वो माँ बाप हर दिन मेहनत कर रहा है। न्यायालय मॉनिटरिंग कर रही थी इस मामले को, न्यायालय का आदेश हुआ तो उनको जो अस्पताल में भर्ती किया गया, इतना ही सामान्य मामला है और कुछ नहीं। और यही मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। सोनम वांगचुक को जिस तरह से ले जाया गया, इस मामले को उठाने के लिए उनकी पत्नी कोर्ट पहुंच गई। आज इस मामले में भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट पहुंची थी सोनम वांगचुक की पत्नी। अब देखिए जरा हाईकोर्ट में क्या हुआ। क्या सोनम वांगचुक को उठाया जाना गलत था? देखिए कोर्ट क्या कह रहा है इस पर। सोनम वांगचुक निजी अस्पताल में शिफ्ट नहीं होंगे, सफदरजंग अस्पताल में ही उनका इलाज जारी रहेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कोर्ट में याचिका दी थी और उन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें अस्पताल ले जाने के सरकार के फैसले को सही माना है। कोर्ट ने कहा सरकार की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। सोनम वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही हैं जिसमें उनकी रजामंदी है। अदालत ने कहा डॉक्टर सभी मेडिकल फैसले उनकी सहमति से ही लेंगे। साथ ही एम्स के डॉक्टर भी सोनम वांगचुक की सेहत की निगरानी करेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से 3 दिन में जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को करेगा। सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनका वजन 9 किलो घट गया था और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने तो यह तक कह दिया कि कई अंगों को भारी नुकसान हो सकता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर ले गई और खराब सेहत को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वांगचुक की पत्नी और उनके समर्थक सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अदालत ने कहा वांगचुक को इलाज के लिए उठाना हरगिज गलत नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है सोनम वांगचुक की पत्नी। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। जो उनके डॉक्टर्स हैं और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं, तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं। ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे। हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर क्योंकि वो कमजोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की जरूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है। उनकी फैमिली ने क्लियरली बोला है और सुपरिटेंडेंट ने भी बोला, वो जो आई थी, कि उन्होंने कहा वे बार बार कहते हैं कि हमको आपके हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं है, हमको सरकार पे ट्रस्ट नहीं है। सपोज सरकारी व्यवस्था पे उनको ट्रस्ट नहीं है और वो इंडिया की वन ऑफ द फेमस वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल वेदांता जाना चाहते हैं और वेदांता से इन्होंने बात कर ली है, तो इनको रोका क्यों जा रहा है? भाई अब बताऊं कि बवाल की एक और वजह हो सकती है। बवाल की एक और वजह क्या हो सकती है संसद में, वो है अयोध्या। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी सांसद सदन में उठा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी भी इस पर सवाल कर सकते हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिख दी है। सोचिए, ठीक संसद सत्र शुरू होने से पहले चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। तो संसद में यह मुद्दा उठ सकता है। दूसरी तरफ अयोध्या में
चढ़ावा चोरी पर प्रायश्चित हवन पूजन हो रहा है। पिछले कई दिनों से लगभग 10 दिन चलने वाला है। अब देखिए जरा राहुल गांधी ने चिट्ठी में क्या लिखा है। संसद में राम मंदिर के चढ़ावे चोरी मुद्दे पर बवाल हो सकता है। राहुल ने पीएम को चिट्ठी लिखी और इस बात के संकेत हैं। संसद सत्र से एक दिन पहले राहुल और खड़गे ने चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, आपकी चुप्पी मंजूर नहीं। राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था से अपनी कमाई अर्पित की, लेकिन राम मंदिर में हुई चंदा चोरी अब किसी से छिपी नहीं। ट्रस्ट के हर सदस्य को भी आपकी सरकार ने चुना था। ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस, वीएचपी और सहयोगियों से जुड़े हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव भी आपके करीबी थे। ऐसे में इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार है। फौरन स्वतंत्र जांच कराइए, पूरा हिसाब सार्वजनिक कीजिए और दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाइए। सरकार और ट्रस्ट की साख अब आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। 20 जुलाई को ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने वाली है। इस रिपोर्ट में कई बड़े पदाधिकारियों पर खुलासा संभव है। संसद सत्र के दौरान 22 जुलाई को ही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक है और इसे लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने हमले का प्लान बना लिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है? पूरे देश में हंगामा मचा है, पूरे देश के लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है और ये सार्वजनिक होना ही चाहिए। सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए? भाई वक्फ बोर्ड को आपने पूरा का पूरा तबाह और बर्बाद किया है, तो आपने तो उसकी तो वो कर दी, इसको तो ना करें, इसको तो सार्वजनिक करिए। देखिए, राम मंदिर में जो चोरी की बात है वो तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संवेदना रखने वाले प्रधानमंत्री है और वो किसी को बख्शेंगे नहीं। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो एसआईटी वगैरह उनको बिठाई है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको कोई छोड़ेगा नहीं। ट्रस्ट आप ही ने बनाया, मंदिर का निर्माण उसी ट्रस्ट ने किया, उसमें किसी शंकराचार्य को नहीं रखा, किसी हिंदू धर्मावलंबी को नहीं रखा। जो चढ़ावा चलता था उसमें हजारों करोड़ का घोटाला कि देश की जनता इंतजार कर रही है कब पूरी पारदर्शिता के साथ आप दोषियों को दंडित करते हैं। जब सरकार कार्रवाई कर रही है तब कांग्रेस की तरफ से इस पूरे प्रकरण पे जो राजनीति हो रही है, हम उस राजनीति का निषेध करते हैं। जिन लोगों का कभी राम से लेना देना नहीं था, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, अब वो चढ़ावा चोरी के नाम पे अचानक राम भक्त हो गए। ये फर्जी राम भक्त हैं, ये असली नहीं है। और अब जब बात हो रही है चढ़ावा चोरी की, चढ़ावा चोरी का मुद्दा संसद में उठ सकता है। इसके लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं जिससे आगे चढ़ावा चोरी या दान चोरी ना हो, ये आपको बताऊंगा। उससे पहले एक तस्वीर है नवनीत राणा की। नवनीत राणा और उनके पति आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे अमरावती में। रही अब आपको बताऊं, आप सुन रहे थे नवनीत राणा को जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, लेकिन उधर राम मंदिर में जो सीओ की भर्ती के लिए आवेदन था, वो आवेदन की प्रक्रिया में अब आवेदन करना बंद हो गया है। अब सीईओ चयन होगा। राम मंदिर सीईओ पद के लिए कुल 2375 लोगों ने दावेदारी ठोकी है। सोचिए, 2300 से ज्यादा लोग सीईओ बनना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार आवेदन देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। आवेदकों में रिटायर्ड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस, पीपीएस अधिकारी शामिल हैं। यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सबसे पहले आवेदन किया था और खुद को हर तरीके से सीईओ पद का बड़ा दावेदार बताया था। सेना के पूर्व अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दावेदारी की है। राम मंदिर सीईओ के लिए कई समाज सेवियों ने भी आवेदन दिया। अब
जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी छटनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग और चयन ये खास समिति करेगी। और इस बीच 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि यह बैठक में भी सीईओ को लेकर चर्चा हो सकती है। राम मंदिर में चंदा विवाद के बाद अब सबकी नजरें सीईओ के चयन पर है। सीईओ के सामने ट्रस्ट की साख और पारदर्शिता बहाल करने की चुनौती होगी, लिहाजा यह देखने वाली बात होगी कि किसके नाम पर मोहर लगती है। सुनिए जरा साधु संत क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। जहाँ रामलला का मामला उसमें हमको कोई जरूरत नहीं। रामलला का सब काम सही चल रहा है। बैठक में जो सदस्यों की कमी है उनकी पूर्ति किया जाएगा। हमको ये कोई जानकारी नहीं थी, ना भी कोई जानकारी है, ना कोई सूचना मिला है। हमको रामलला अखाड़ा के यहाँ हर ढंग से पूजा पाठ सही चल रहा है। बहुत आवश्यक भी है क्योंकि ये संपूर्ण विश्व के लिए एक आस्था का केंद्र है राम मंदिर। तो यहाँ 1 रुपए का भी अगर हेर फेर हो रहा है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, तो इसको लेकर के सावधानी बरती जाए। दूसरा कोई मुख्यमंत्री इस विषय पर यहाँ पर होता, कोई यहाँ पर अधिकारी होता तो इतना निष्पक्ष जांच यहाँ नहीं होता, इतना लोग पकड़ाते नहीं, इतना लोग इस्तीफा नहीं देते। यहाँ पर सारा व्यवस्था है और सब होगा। अब यहाँ पर इस विषय में कहने कि हम क्या करेंगे तो इसके बाद। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि कैसे आधे देश में, आधे उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने हालात खराब कर दिए। फटा बादल और मची तबाही। सबसे पहले बिहार लिए चलता हूं, देखिए तस्वीर। सीतामढ़ी में नाव डूब गई है। बिहार में लोग जा रहे थे, नाव में सवार थे और नाव पलट गई। देख लीजिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं नाव पलटने के बाद। दूसरी तरफ दूसरे किनारे पर देखिए भारी भीड़ लगी है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब नाव पलटी है। नाव कैसे बहुत ज्यादा लोग नाव में सवार थे। आइए अब आपको लिए चलता हूं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भूस्खलन हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीरें। उसके अलावा किश्तवाड़ के बाद राजौरी लिए चलता हूं, जहां बादल फटा है। बादल फटने के बाद तबाही का आलम आप देख रहे हैं। नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे तन पे, सब कुछ बह गया हमारा। ये देखो अभी देख इतनी तबाही हुई, हमारी लेडी भी सीधी डूब गई है। हम जाएं तो जाएं कहाँ। पानी की तेजी से आपको अंदाजा होगा कितना भयावह मंजर रहा होगा। ये देखिए गाड़ी बीच में फंसी है, चारों तरफ पानी है। गाड़ी का हाल देख लिए जरा, बह कर आई है। पूरी राजौरी में आपने देख तो लिया हुआ क्या है। ये देखिए जी, एक गाड़ी बह के आई है और ये इसकी हालत है। रोड पूरी जो है वो बह गई है दरिया में। और ये देखिए आप दरिया अकबर, पूरी राजौरी में आपने देख तो लिया हुआ क्या है। ये देखिए जी, एक गाड़ी बह के आई है और ये इसकी हालत है। रोड पूरी जो है वो। आपको दिखाऊं एक और खौफनाक मंजर, कैसे खिलौनों की तरह बाढ़ का पानी, बारिश का पानी, बादल फटने का पानी गाड़ियों को बहा कर ले आया और गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई हैं। देखिए जरा, बादल फटने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं राजौरी की, जहां चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। देखिए जरा, गाड़ियां खिलौनों की तरह पलटी पड़ी हैं यहां वहां। बिजली के खंभे पूरी तरह से तबाह हो गए, गिर गए, बिजली कनेक्शन कट गया है।
एक और तस्वीर देखिए, अब बादल फटने के बाद राजौरी में रेस्क्यू शुरू हुआ है। जो लोग फंस गए प्रभावित इलाकों में, रस्सी बांध के उन्हें निकाला जा रहा है। राजौरी से आपको लिए चलता हूं पुंछ। देखिए जरा पुंछ में हालात कैसे हैं। पुंछ में भी बाढ़ की स्थिति है। ये देखिए लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं जो लोग फंसे हुए हैं। और हालात जब खराब हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक्शन में आए। उमर अब्दुल्ला फौरन सेक्रेटेरिएट पहुंचे। अब देखिए जरा कहां कहां क्या हालात है। सबसे पहले बात पुंछ की है। ये देख रहे हैं गाड़ियों का हाल, खिलौनों की तरह फंसी हुई है यहां मलबे में। आसमानी कहर से जम्मू कश्मीर में तबाही मच गई है। सबसे ज्यादा पुंछ, किश्तवाड़, राजौरी में नुकसान हुआ है क्योंकि पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गए जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड में 11 लोगों की मौत हो गई। पुंछ के सूरनकोट में लैंडस्लाइड से मकान मलबे में तब्दील हो गए। जब पानी के साथ मलबा आया तब घर में 8 लोग थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव मिले। ये किश्तवाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। किश्तवाड़ में के सुरनू में इलाके में बादल फटा तो सैलाब आ गया, मलबा घरों तक आ गया और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। राजौरी में देखिए भारी बारिश से धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है जिससे दावे के मुताबिक करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गई हैं। 24 घंटे से लगातार बारिश से यहां नदियां उफान पर हैं। फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर एक महिला लापता हो गई है। बिगड़ते हालात के बीच सुरक्षा एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में एलजी मनोज सिन्हा ने राहत बचाव काम तेज करने को कहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी और सीएम से बात की है। शाह ने प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पुंछ में आई बाढ़ के चलते पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने के लिए कहा है कि जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें और गाड़ी ना चलाएं। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। नया बस स्टैंड है ये, बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल सड़क थी लेकिन इस समय आपको लगेगा जैसे पत्थरों का ढेर नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी की वजह से पूरे पत्थर इस इलाके में आ चुके हैं। यहाँ सड़क का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहा है। देख सकते हैं कैसे ये गाड़ियों पर है और ये पूरी तरह से गाड़ियां चरमरा गई हैं। आप देखिए पूरी तरह से गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से इस समय ऐसे लगता है जैसे ये कोई कबाड़ की दुकान हो जहाँ पे गाड़ियां रखी गई हो, लेकिन ये कबाड़ की दुकान नहीं है, ये न्यू बस स्टैंड है। मैं टॉप एंगल से आपको दिखाऊंगा। जहां भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको तबाही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। कहीं गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ी हुई नजर आएगी, कहीं पोल गिरे हुए नजर आएंगे, कहीं पेड़ उखड़े हुए नजर आएंगे। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हम लोगों को, खासकर ये जिले में जो जितना नुकसान हो गया है इतना तो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ सर। बहुत सारे लोगों की दुकानें, गाड़ियां, सब गरीब लोग यहाँ पर जो थे रोजगार के लिए बाहर से आए उनका भी सबका सर बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर। लोगों की दुकानें, गाड़ियां आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। अब हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की भरपाई की जाए। तेज थी तो उसकी वजह से दरिया आ गया, तो रात को किसी को पता नहीं था तो सभी गाड़ियां बह गई। तो लोग कहाँ थे उस समय? जो लोग अपने घरों में सोए हुए थे। इधर बस स्टैंड था। अच्छा। हाँ, यहाँ गाड़ियां पार्क करने की जगह। गाड़ी लोड थी, स्क्रैप लोड थी गाड़ी, इधर सामने बेले में खड़ी। हाँ। तो हम घर चले गए थे, पापा बीमार थे। अच्छा। तो शाम को सुबह न्यूज़ देखा तो इधर से फोन गया, बोलते गाड़ी तो नहीं बची है, गाड़ी तो गिर गई है, बहुत गाड़ियाँ गई हैं, बहुत नुकसान हुआ। अब सोचिए जरा, बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है? लोगों की जिंदगी पर तो पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा चल रही थी। अमरनाथ यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। लंबा जाम आप देख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा रुकने से लंबा जाम लग गया है। गाड़ी
न सिर्फ अमरनाथ यात्रा, अगली तस्वीर देखिए, वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई है। लैंडस्लाइड और खराब मौसम की वजह से इसे रोकना पड़ा। और बाकायदा प्रशासन के लिए चुनौती है, लोगों को बचाना भी है, लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहना है। रामबन की तस्वीर आप देख रहे हैं, रामबन में जगह जगह अनाउंसमेंट हो रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि बगलिहार डैम खोल दिया जाएगा, क्योंकि पिछले इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से चेनाब का लेवल बढ़ सकता है। बगलिहार डैम खोला जाएगा, अनाउंसमेंट हो रहा है, और बगलिहार डैम खोला गया तो ये पानी जाएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए भी आफत लेकर आएगा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अब देखिए इसका असर क्या हो रहा है। अमरनाथ यात्रा को दोनों रूट से बंद कर दिया गया है। पहलगाम और बालटाल में अस्थायी रोक लगा दी गई है, क्योंकि यात्रा मार्ग पर 24 घंटों में काफी बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने फिर बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते अगले आदेश तक यात्रा रोक दी गई है। यात्रा रुकने से हजारों श्रद्धालु कई जगह फंस गए। रामबन जिले में 1200 से ज्यादा यात्रियों को रोका है। कई रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। अब तक 3,36,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दूसरी तरफ वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं तो वैष्णो देवी यात्रा भी खराब मौसम के चलते रोक दी गई है, क्योंकि कटरा और चित्रकूट पहाड़ियों में मौसम खराब है इस वक्त। आगे भी यहां आंधी, तूफान और बारिश हो सकती है, इसलिए मौसम सामान्य होने तक यात्रा को रोका गया है। इससे यात्री फंसे हुए जो आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि वैष्णो देवी में रोजाना 35 से 45 हजार श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में कोशिश है कि दर्शन भी हो सके और कोई खतरा भी ना हो। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं। और बहुत आशा लेके आए थे, अब दिल दर्द हो रहा है नहीं जाने को, दर्शन नहीं हुआ तो। बरसात हो गए ना, पूरा रात बरसात हुआ, उसके लिए नहीं जाने दे रहे। पर यहाँ पे बारिश के हिसाब से हम नहीं जा पा रहे, तो यहाँ के जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि 3-4 दिन बाद आओ, अभी बंद है यहाँ पे। तो बहुत हमको भी दिक्कत हो रहा है कि 4 दिन कैसे रुके हम। और आइए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है, उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये तस्वीर आप देखिए बिहार की बेतिया की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा आपको। आपको लिए चलूं नागालैंड में भी भारी तबाही आई है। ये नागालैंड की तस्वीर आप देख रहे हैं मोनसून में। गाड़ी सभी इनका पानी इनका अरे गाड़ी सभी इनका पानी इनका। और देखिए किस तरह से नागालैंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये लोग मलबे में दब गए, पूरा घर मलबे में दब गया है, शवों को निकाला जा रहा है। पूरा नीचे तो देखिए जरा अलग अलग राज्यों के हालात क्या हैं लगातार बारिश से। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। सुबह से लखनऊ समेत 30 शहरों में बारिश हो रही है। संत कबीर नगर में 300 साल पुराना मंदिर टूट गया। बलिया में सरयू नदी खतरे के निशान के करीब है और 100 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो बोटिंग रोक दी गई है। वाराणसी में मंदिर डूब गए हैं, घाट की सीढ़ियां डूब गई हैं। सीतामढ़ी में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बीच नदी में लोगों से भरी एक नाव पलट गई। जब हादसा हुआ तब नाव पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे जो नदी में गिर गए और उन्होंने तैरकर जान बचाई है। ये सभी लोग नदी के पार मौजूद कब्रिस्तान से आ रहे थे। लगातार बारिश से उत्तराखंड में भी हालात खराब हैं। हरिद्वार में बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 84 सड़कें बंद हो गई। 48 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, उत्तरकाशी और पौड़ी में भी ऑरेंज अलर्ट है। नागालैंड में यहां भारी बारिश से आई बाढ़ में 3 की मौत हो गई है। नागालैंड के मोन जिले में
फ्लैश फ्लड से इनकी जान गई है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 10 से 15 घर दब गए। घर, सड़क और सार्वजनिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। असम राइफल्स, एनडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव के काम में जुटी है। हालात को देखते हुए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अरुणाचल प्रदेश बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, 29 लोग घायल हैं और 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश से 26 जिले और 576 गांव प्रभावित हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में। सुनिए जरा जो परेशान हाल लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। कल रात से बारिश हो रही है, तो नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी कहीं निकल नहीं पा रहा है। पीछे आपकी यहाँ नदी वगैरह भी है। यहाँ आप देख रहे हो कि अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, मतलब पूरे घुटने तक पानी अंदर हो रहा है। किचन वगैरह भी डूब जा रहे हैं। बारिश तो रात से हो रखा है, इतना बारिश है ना कि घर में अंदर में पानी घुस के इधर से उधर हो रहा है। मतलब किचन में भी समझिए कि 3 फुट के जैसा पानी हो गया है। बहुत बुरा हालत हो रखा है, खाना बनाने का भी जगह नहीं है। बारिश की वजह से हमारा बहुत सा लॉस हो गया। हमारा सर्विस स्टेशन बह गया है, आटा चक्की। तो हमने पहले भी सरकार से गुजारिश की है कि हमें यहाँ पे क्रेट वगैरह डाल के दो। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बाढ़ बारिश से अलग एक और प्रदर्शन हो रहा था। वो प्रदर्शन था पेड़ों को बचाने का। उत्तराखंड के जंगलों में ये प्रदर्शन हो रहा था पेड़ काटे जाने के विरोध में। पेड़ नहीं छोड़ेंगे भाई, सरकार के लोग तो यहाँ से नहीं है। जानवर कहाँ जाएंगे। अगली तस्वीर देखिए जरा। वहां जो प्रदर्शनकारी थे उसमें एक महिला थी जिसका गुस्सा साफ नजर आया। अब आपको बताऊं प्रदर्शनकारियों में जो महिला शामिल थी उसने अपना सिर मुंडवा लिया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि पेड़ ना काटे जाएं। ये प्रदर्शनकारियों को आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी पुलिस हटा रही है। और अब आप देखिए आज एक फिर यहाँ से यहाँ गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। अब देखिए जरा, ये है वो महिला जो प्रदर्शन कर रही थी और इन्होंने विरोध में अपना सिर मुंडवाया है। औरतों को अपने सर, जो पृथ्वी का श्रृंगार है उसके पेड़, अगर उनको गंजा कर रहे हो तो औरतों को अपने सर मुंडवा देने चाहिए। अगर सच में पेड़ों से इतना प्यार है और धरती से इतना प्यार है तो अपने सर भी गंजे करो सबके सब। पेड़ तो कुछ बोल नहीं सकते कि हमें मत काटो, तो मैं अपना सपोर्ट पेड़ों को ऐसे ही दिखा सकती हूँ, गवर्नमेंट को कुछ कह। अब भाई आपको बताऊं ये बवाल क्यों हो रहा था। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 7 मोड़ नाम की जगह है। यहां सड़क को चौड़ा करने के लिए एक प्रोजेक्ट आया था जिसके तहत जंगल में 4369 पेड़ों को काटा जाना था। साथ ही करीब 745 पेड़ों को स्थानांतरित किया जाना था। यह सब 20 किलोमीटर लंबी रोड के लिए किया जाना था। इस 4 लेन प्रोजेक्ट की लागत 743 करोड़ रुपए थी, लेकिन उत्तराखंड के लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। पिछले 13 दिनों से यहां विरोध प्रदर्शन चल रहा था। हरेला के दिन आंदोलनकारियों ने ब्लैक हरेला मनाया। पौधारोपण की जगह काले पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जाम नहीं तो 4 लेन की जरूरत क्या है, इतने पेड़ काटना जरूरी है क्या, वैकल्पिक डिजाइन क्यों नहीं था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा कि सब नियमों के तहत हो रहा है। सड़क की चौड़ाई भी 60 मीटर के बजाय 23 मीटर रखी है। सभी मंजूरियां ली गई हैं और 40 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि 350 पेड़ काट दिए। विरोध और हंगामे के बीच यह मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और संसद में इस मुद्दे को उठाने का वादा लिया। इस दौरान मामला बढ़ता देख सरकार ने जनता की सुनी। सीएम धामी ने इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है और कहा है विकास चाहिए लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। सभी पक्षों से सहमति बनने तक पेड़ों की कटाई अब नहीं होगी। प्रमुख सचिव और अधिकारियों को संवाद करने को कहा है। बताया कि यहां करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास बनेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। उत्तराखंड की हालत देखिए, 4000 पेड़ कटने जा रहे हैं एक रोड चौड़ीकरण के लिए। इस जगह पे हाथियों का, जानवरों का घर है, बसेरा है और इसकी स्थिति देखिए सर, कुछ नहीं बचे। हमारे पेड़ देखिए, 4000 पेड़ों की लाश
से पड़ी हुई है सर। 200-300 पेड़ कट चुके हैं और सब 60-70 साल पुराने पेड़ थे। और फॉरेस्ट में बारिशों में कोई पेड़ नहीं काटा जाता, ये एक नियम है फॉरेस्ट का। पेड़ों का कटना निश्चित तौर पे पर्यावरण के खिलाफ जाता है। कैसे पर्यावरण क्षति को कम से कम किया जा सकता है, उसका इंतजाम करना हमारा पूरा दायित्व है। क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आम जनता के लोग हैं। वैसे भारत सरकार का प्रोजेक्ट है वो, और लेकिन जैसा लोगों ने कहा कि इस समय पर जो है काफ़ी ज़्यादा उनको काटने के कारण से लोग कह रहे हैं कि जो है इनको नहीं काटा जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, बात करेंगे स्टेक होल्डर से, उसको स्थगित कर दिया है। रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की जंग शुरू हो गई है। इसे बचाने के लिए देखिए अब तैयारी ये हो रही है। ये यूनिवर्सिटी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें खबर आई थी कि बुलडोजर एक्शन होगा, इसके 38 भवनों पर बुलडोजर चलेगा। अब अगली तस्वीर देखिए, इसके लिए जो इसमें पढ़ने वाले छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की प्रदर्शन कर रहे हैं और रोक की मांग कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी को बचाओ, 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 बचाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी मांगे पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तो ये वो छात्र हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिनका कहना है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये एक और प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय, छात्रों का उत्पीड़न बंद करो। दिलचस्प ये है कि अखिलेश यादव के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए समर्थन में आ गए। ओवैसी आज सहारनपुर में थे। तो रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर एक्शन का विरोध हो रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्र बुलडोजर एक्शन के विरोध में धरना दे रहे हैं। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतें अवैध घोषित हुई। प्रशासन ने 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किया, लेकिन छात्रों की मांग है कि प्रशासन अपना फैसला बदले, वापस ले। जब तक सरकार फैसला वापस नहीं लेती, उनका धरना जारी रहेगा। छात्रों की दूसरी मांग है कि उनका किसी भी तरह उत्पीड़न ना हो। अब इस मामले में अखिलेश यादव ने भी छात्रों को खुला समर्थन दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए सब साथ आए। अगर कागजी कमी है तो डॉक्यूमेंट पूरा करके यूनिवर्सिटी को बचाएं और उसके साथ ही बच्चों के भविष्य को भी राजनीति से बचाएं। जब प्रदेश के प्राइमरी स्कूल बंद किए गए तो हमने पीडीए पाठशाला खोली। बीजेपी की साजिश नाकाम की तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही। दूसरी तरफ प्रशासन इसे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और छात्र। रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है, उसे तत्कालीन रूप से निरस्त किया जाए। और यहाँ पर जो काउंसिल की टीम बैठी है, जिनके खुद के कॉलेज के बच्चे इनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं, वो हमारा क्या एडमिशन लेंगे सर? हमें क्या अपने विश्वविद्यालय में जोड़ेंगे वो? और आइए अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में। हाई अलर्ट पर ट्रंप के थोड़े बहुत नहीं 50,000 सैनिकों को ट्रंप ने हाई अलर्ट पर रख रखा है, क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है और अमेरिका ने तस्वीरें जारी की हैं ईरान पर हमले की तस्वीरें।
ईरान ने भी जॉर्डन पर अटैक कर दिया है। जॉर्डन में अटैक में अमेरिका के जवान मारे गए हैं। इस हमले में यह ईरानी हमला है। और अब आपको बताऊं कि कैसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ताबूत क्योंकि ट्रंप तक पहुंच गए हैं। सीजफायर के बाद 8वें दिन लगातार ईरान अमेरिका में हमले जारी हैं। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा अटैक किया है, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 1 लापता है। ईरान से शुरू हुए युद्ध में अब तक अमेरिका के 16 सैनिक मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक ईरानी हमलों में घायल हो गए। जॉर्डन में हुए हमले के बाद अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी गई है। अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट, सीपोर्ट न जाने की सलाह दी गई है। वहीं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 सैनिकों को हाई अलर्ट किया है। इन सैनिकों को किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही अमेरिका अरब में फाइटर जेट की मौजूदगी बढ़ा रहा है। जर्मनी के एयरबेस से F-16 और ब्रिटेन से F-35 फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं। ये विमान इजराइल और दूसरे बेसिस पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी इजराइल रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में अमेरिकियों को अलर्ट जारी किया है। इसमें हालात बिगड़ने की संभावना के तहत अलर्ट रहने को कहा गया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। अब अमेरिका के सैनिकों को कहां मारा है ईरान ने, ईरान को सटीक जानकारी कौन दे रहा है, यह भी बड़ी बात है कि कहां कौन सा अमेरिकी सैनिक मौजूद है। देखिए जरा कैसे टारगेट कर रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1 लापता है। अरब सागर में देखिए अमेरिकी सैनिक का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस क्रैश में अमेरिकी नौसेना के एक पायलट की मौत हो गई है। हालांकि इसे इमरजेंसी लैंडिंग बताया गया है। कुवैत में एक नागरिक बंदरगाह पर ईरान ने हमला किया और इस ईरानी अटैक में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया और हमले में घायल एक सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। ये अलग अलग अटैक में ये तस्वीरें सामने आई हैं कि अमेरिका को झटका लगा है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। वो ये कह रहा है उसके सैनिक मार रहा है, उसके MQ-9 ड्रोन, जो बहुत महंगा ड्रोन आता है, वो ड्रोन भी मार गिराया है। तस्वीर देखिए, अमेरिकी ड्रोन है और ईरान का दावा है MQ-9 गिरा दिया है। तो 2 दिन में दूसरी बार ईरान ने कुवैत में बड़ा अटैक किया है। इस अटैक में हवाई हमले से किया, बिजली संयंत्र और पानी शुद्धिकरण प्लांट को निशाना बनाया है। कुवैत 90% पीने के पानी के लिए ऐसे ही प्लांट्स पर निर्भर है। इन प्लांट्स में ही समुद्र के खारी पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। खाड़ी देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी आलोचना की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन गिरा दिए। इराक की सीमा से सटे ईरानी शहर में इसे इंटरसेप्ट किया गया था। MQ-9 दुनिया का सबसे एडवांस रिमोट संचालित ड्रोन है और इसे खुफिया जानकारी जुटाने या निगरानी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इससे दुश्मन पर घातक हमला भी किया जा सकता है। 1100 किलोमीटर इसकी रेंज, 1700 किलो हथियार ले जा सकता है, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है, जिससे इसे रडार नहीं पकड़ सकता है। यह ड्रोन बिना रुके 35 से 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह पोस्टर देखिए, तेहरान में ट्रंप के साथ ही उनके परिवार के ताबूत वाले पोस्टर लगा दिए गए। इन पोस्टरों में ट्रंप की पत्नी, बेटे समेत पूरे परिवार की तस्वीरें लगाई गई हैं और इन तस्वीरों में ट्रंप के परिवार के ताबूत अमेरिकी झंडे में लिपटे हुए हैं, जबकि उनके पीछे व्हाइट हाउस जलता हुआ नजर आ रहा है। यह बैनर ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा के बयान के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने पिता की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान किया। साफ तौर पर यह पोस्टर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए खुली धमकी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग और ज्यादा बढ़ने और भड़कने वाली है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा।